जी, मैं क्रोनबैक अल्फा जो है वो दोबारा स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वी विल गो टू एनालाइज, देन स्केल एंड रिलायबिलिटी एनालिसिस। रिलायबिलिटी एनालिसिस में किसी एक वेरिएबल के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम ऐड करेंगे। इवन हम कंबाइन रिलायबिलिटी एनालिसिस भी कर सकते हैं, जितने भी आपके पास आइटम्स हैं उन सब की। लेकिन सबसे पहले हम वन बाय वन करेंगे, क्योंकि ये हमारी जो इंटरनल कंसिस्टेंसी होती है किसी भी एक वेरिएबल से रिलेटेड आइटम्स की, वो हम चेक करते हैं। तो अगर हमारे पास यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं तो तीनों की हम सेपरेटली यहाँ पे चेक करेंगे। वेरिएबल्स हमने ऐड किए, ऐड करने के बाद हम यहाँ पे प्रेस द ओके साइन। तो ये हमारे पास मेन वैल्यू है। स्टार्ट पे उसने हमें नंबर ऑफ केसेस बता दिया। ये रिलायबिलिटी टेस्ट हमारे पास जो क्रोनबैक की वैल्यू आई है। यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम 17 है जो हमारी एक क्वेश्चन से रिलेटेड है, और वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है 0.383। 0.383 का मतलब ये है कि ये स्केल जो जो जितने भी हमने नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पे ऐड की हुई हैं, इन सब को मिला के जो वैल्यू हमारे पास है वो 0.383 है। और सोशल साइंसेस के अंदर जो अच्छी स्टडी है वो 0.7 से अबव होनी चाहिए इसकी वैल्यू। मिनिमम बेंचमार्क या थ्रेशोल्ड वैल्यू 0.7। और इन सम केसेस जहाँ पे आपके पास डाटा कलेक्शन बहुत डिफ़िकल्ट होता है तो हम 0.6 तक जा सकते हैं। वैल्यू आपकी 0.7 से अबव होनी चाहिए। जो मेरे पास अभी जो सैंपल मैं शेयर कर रहा हूँ इसमें वैल्यू जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे डाटा सैंपल होंगे जिसमें वैल्यूज इसकी सिग्निफिकेंट भी होगी। मैं आपको शेयर भी कर दूंगा एक न्यू डाटा सेट की। अब जो रिलायबिलिटी की जैसे बात कर रहे हैं, इस कॉलम में अगर हम आए क्रोनबैक अल्फा इफ आइटम डिलीटेड। इफ आइटम डिलीटेड का मतलब ये है कि अगर कोई एक क्वेश्चन हम डिलीट कर दें तो फिर क्रोनबैक अल्फा जो है वो क्या होगा। हर एक एक क्वेश्चन का बता दिया इन्होंने कि अगर एक क्वेश्चन डिलीट होगा तो फिर हमारी रिलायबिलिटी इम्प्रूव होती है या नहीं। यहाँ पे इन्होंने हमें बता दिया कि अगर फर्स्ट क्वेश्चन आप डिलीट कर देंगे तो आपकी रिलायबिलिटी और कम आ जाएगी। हमारी तो पहले से ही बहुत कम है, सिग्निफिकेंट नहीं है, 0.7 से बिलो है, मैक्सिमम 1 होती है। तो 0.7, 0.8, 0.9 तक जो रिलायबिलिटी अच्छी कंसीडर होती है, फिर हम आगे टेस्ट की तरफ जाते हैं, वरना हमें रिलायबिलिटी इश्यूज को पहले सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 को डिलीट करेंगे और कम हो जाएगी, और बाकियों को भी आप देख सकते हैं कि जो भी क्वेश्चन आप डिलीट करेंगे रिलायबिलिटी इम्प्रूव नहीं हो रही। रिलायबिलिटी सिर्फ इम्प्रूव हो रही है मैक्सिमम अगर हम इन जो इश्यूज आ रहे हैं, हमें यहाँ से ये भी पता चल जाता है कि किन क्वेश्चन में इश्यूज हैं। यहाँ पे आप आए, engage in profitable academic debate with your peers. Next, ask lecturer questions about the material they are teaching during the lectures। अब ये जो क्वेश्चंस हमारे पास है, अगर हम इनको डिलीट करेंगे तो फिर भी 0.4 0.5 तक हमारे पास जो है वो ये शेयर हो रही है। रिलायबिलिटी जो है वो यहाँ तक जा रही है 0.4 तक, अभी भी ये रिलायबल नहीं है। तो इस केस के अंदर हमें रिलायबिलिटी इश्यूज हैं वो फेस करना पड़ता है। तो रिलायबिलिटी इश्यूज अगर हमारे पास आ रहे हैं तो फिर हम फर्दर अपनी स्टडी का एनालिसिस नहीं कर सकते, पहले हमें इसकी रिलायबिलिटी को बेहतर करना है। तो इसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन है, इसको सेटअप और बेहतर करने के लिए नॉर्मली हम जाते हैं डाटा एनालिसिस में, एनालाइज, और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होती है डायमेंशन रिडक्शन की। और डायमेंशन रिडक्शन को हम फैक्टर एनालिसिस भी कहते हैं। और ये फैक्टर एनालिसिस क्या करेगा, हमारे उन क्वेश्चंस को डिलीट कर देगा जिनकी आपस में कोरिलेशन नहीं। तो हम इसमें इन फैक्टर रिडक्शन में जाते हैं, और फैक्टर रिडक्शन को हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह हम अपने इन इश्यूज को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप ये जितने भी एनालिसिस कर लें, रिलायबिलिटी फिर भी बेहतर नहीं आ रही होती। उसका मतलब ये है कि आपने जो इनिशियली क्वेश्चन डिज़ाइन जो किया है, आपको डाटा ठीक नहीं मिल रहा। तो एक्यूरेसी ऑफ डाटा एंड डिज़ाइनिंग ऑफ क्वेश्चन दोनों का मैच करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे अगर हम डायमेंशन रिडक्शन में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमने
कौन सी आइटम डिलीट करनी है, कैसे करनी है। ये 1 हमारे पास एक आइटम, हमारे पास 17 क्वेश्चन है, इसमें से देखते हैं कौन सा बेहतर है कौन सा नहीं है, वो रिड्यूस कर देगा। इसको ग्रुपिंग में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव में अगर हम बात करें, हमें डिस्क्रिप्टिव इसका एज सच नहीं चाहिए। हाँ, ये हमें केएमओ बाटलर टेस्ट चाहिए होता है कि जो रिमेनिंग जो क्वेश्चन होते हैं उसकी वैलिडिटी कितनी अच्छी है। ये हमें केएमओ बाटलर टेस्ट यहाँ पे ज़रूरी हमें चाहिए होता है। एक्सट्रैक्शन की तरफ चले जाएं तो जो हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे वो प्रिंसिपल कंपोनेंट है। यहाँ पे ये ऑलरेडी जो इन बिल्टन यहाँ पे जो है कस्टमाइज आ रहा है, वो आपकी मर्जी होगी कौन सा आपने करना है, लेकिन अभी जो है वो सिस्टम में जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है हम यही यहाँ पे चूज़ करेंगे। यहाँ पे नॉर्मली हम फिक्स नंबर ऑफ फैक्टर्स हम यहाँ पे कट ऑफ लगा सकते हैं कि कितनी वैल्यू के कोरिलेशन से ज़्यादा हमें डाटा चाहिए, और अगर उससे नीचे की कोई वैल्यू है तो वो डिलीट हो जाए। हम नॉर्मली हमारी स्टडी में हम जो कट ऑफ लगाते हैं इट्स 0.5 का कट ऑफ जो है वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। मे भी डाटा यहाँ पे भी टाइप नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे आप 0.5 का जो है वो कट ऑफ लगा सकते हैं, भी में भी ये लग जाए। ओके, यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट वो हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो क्या आ रही हैं। वैसे यहाँ पे फिक्स नंबर ऑफ फैक्टर्स टू एक्सट्रैक्ट। ओके, यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ फैक्टर्स आते हैं कि हमने कितने फैक्टर्स यहाँ पे बनाने हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे फिक्स नंबर ऑफ फैक्टर्स नहीं बना रहे। हमने यहाँ पे एक होता है कि ऑटोमेटिकली ये जो ऑप्शन है ये आईजीन वैल्यू, ये जो हमारे पास 17 क्वेश्चन है इसको वो डिफरेंट ग्रुपिंग में कर देगा बेस्ड ऑन द आईजीन वैल्यू। लेकिन हमारे पास क्योंकि हमने इसको फिक्स करना है एक फैक्टर में, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे कि हमारा ये एक ही फैक्टर बने, क्योंकि ये 17 आइटम एक ही फैक्टर से रिलेटेड है। हम यहाँ पे इसको कंटिन्यू करते हैं। रोटेशन के अंदर अगर हम आएंगे तो यहाँ पे नॉर्मली जो डाटा रिडक्शन के लिए जो सोशल साइंसेज में ऑप्शन होती है वो वेरीमैक्स होती है। आपने वेरीमैक्स ऑप्शन क्लिक करनी है। अगर वैसे भी ये ऑलरेडी होती है, अगर नहीं है तो आपने वेरीमैक्स ऑप्शन को क्लिक करना है। स्कोर्स के अंदर अगर जाएंगे, यहाँ पे ये ऑप्शन होती है कि आपने इसको सेव करना है एज अ फैक्टर या नहीं, ये हमें ज़रूरत नहीं है। ऑप्शंस के अंदर जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास मिनिमम कट ऑफ वैल्यू है। ये मिनिमम कट ऑफ वैल्यू हमारी स्टडी के अंदर नॉर्मली 0.5 का कट ऑफ हमारे पास यहाँ पे लगता है। 0.5 का हम यहाँ पे कट ऑफ लगा देंगे कि जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो 0.5 उसका कट ऑफ हो। ये कुछ ऐसी वैल्यूज़ हमारे पास होती हैं रिप्लेस विद मीन्स के, अगर कोई वैल्यू मिसिंग है तो वो उसके मीन से इसको रिप्लेस कर देता है। और कभी कभी डाटा ऐसा होता है कि जिसमें हमारे पास मिसिंग वैल्यू होती है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि अगर कहीं आपको डाटा के अंदर किसी किस्म का रिस्पॉन्स आपको नहीं मिला और क्वेश्चनर के अंदर वो वैल्यू मिसिंग है, तो वो आप मीन उसकी वैल्यू वहाँ पे ऐड कर देंगे। कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन सारी आ गई। फैक्टर एनालिसिस आपने किया और यहाँ पे ओके करेंगे तो हमारे पास ये फैक्टर एनालिसिस यहाँ पे रन होता है। अगेन यहाँ पे अगर हम ये चीज़ देखें, ये जो केएमओ बार्टल टेस्ट की वैल्यू हमारे पास आई है 0.499, ये इसी वजह से आई है कि रिलायबिलिटी जो है वो हमारी अच्छी नहीं है। तो रिलायबिलिटी अच्छी ना होने की वजह से यहाँ भी हमारे पास जो ये वैल्यू है ये 0.5 के अराउंड आई है। तो ये भी वैल्यू हमारे पास जितनी ज़्यादा 1 के करीब होनी चाहिए उतनी वैल्यू ही अच्छी होगी। यहाँ पे अगर हम आगे देखें रोटेशन के अंदर, ये हमारे पास वेरिएंस एक्सप्लेन्ड है कि जो एक कंपोनेंट मैंने बनाया है वो टोटल कितने परसेंट तक वेरिएशन दे रहा है। इट्स 14.495 तक वो वेरिएशन दे रहा है। इसी के थ्रू जो कंपोनेंट मैट्रिक्स हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो ये कंपोनेंट मैट्रिक्स हमारे पास है डेट वन। ये कंपोनेंट मैट्रिक्स इम्पोर्टेंट है।
इस कंपोनेंट मैट्रिक्स में अगर आप देखें, अब इसने हमारे कंपोनेंट रिड्यूस कैसे किए। उसने कहा है कि आउट ऑफ 17 आइटम्स आपकी रिलायबिलिटी इसलिए ठीक नहीं आ रही कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 3 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो आपस में कोरिलेट कर रहे हैं। ये 3 क्वेश्चन हमारे पास है, मैनेज योर वर्कलोड टू मीट कोर्स वर्क, और ये 3 क्वेश्चन आपके पास हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी कोरिलेशन 0.5 से कम आ रही है। तो अगर आपने स्टूडेंट की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है अकॉर्डिंग टू योर गिवन डेटा, कभी कभी ऐसा होता है कि आप कहें कि जी बाकी क्वेश्चन भी तो इम्पोर्टेंट है लेकिन उसने क्यों डिलीट किए हैं। वो क्वेश्चन इसलिए डिलीट किए हैं कि उसमें रिस्पॉन्स सही नहीं आया। अगर आपके क्वेश्चंस ठीक हैं, आपकी आइटम्स ठीक है, तो सेम उसी तरह आपने डाटा भी ठीक कलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो हमारे पास डाटा आया उसके अकॉर्डिंगली सिर्फ ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो थोड़े से रिलायबल हो रहे हैं, और बाकी वो सब क्वेश्चंस को डिलीट कर रहा है। तो फर्दर आपने जो भी एनालिसिस करना होगा इन 3 क्वेश्चंस की बेस पे आपने करना होगा, बाकी उनको क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। इन 3 क्वेश्चंस को आप फर्दर क्या कर सकते हैं, इन तीनों क्वेश्चन को आप सम अप कर लें या इनकी एवरेज ले लें, और एवरेज लेके आप जो है वो नेक्स्ट एक वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। इनकी जब आप दोबारा से वो रिलायबिलिटी लोगे तो वो बेहतर आएगी, ये वैलिड भी होंगे, आपको अच्छे रिजल्ट्स भी दे रहे होंगे। तो जी, एनी क्वेश्चन है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो? ये समझ आ रही है आप लोगों को? ये प्रोसेस है, ये इसी तरह आप लोगों ने फॉलो करना है। सर इस ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी इसकी ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ उसको भी आ जाएगी जब आप ये रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लेंगे जी दोबारा। जी हाँ, और आप अपने सिस्टम पे जो है वो SPSS को साथ साथ हम जी जी, यूज़ कर रहे होंगे। आप अपनी रिकॉर्डिंग लगा के और फिर साथ साथ आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको डिफरेंट डाटा सेट के ऊपर ये करवाऊंगा ताकि एक ही डाटा सेट के ऊपर ना आप रहिएगा, क्योंकि फिर डिफरेंट एनालिसिस हो रहे होते हैं। तो इसमें मैं इसलिए इसको यहाँ थोड़ा सा इसको आगे और कंटिन्यू करता हूँ लेक्चर को, फिर मैं इसको रोक लूँगा। यहाँ पे हमारे पास जो कंपोनेंट्स आ रहे हैं, 3 कंपोनेंट्स हमारे पास इधर आएंगे। इस ये जो कम्युनैलिटीज़ हैं इसको आपने छोड़ देना है। यहाँ पे आपके पास केएम और बार्टल टेस्ट जो है, इसकी वैल्यू इतनी इफेक्टिव है, ये भी 0.5 से ऊपर आनी चाहिए, थोड़ी सी वीक आ रही है। और उसका भी रीज़न मैंने आपको बताया कि रिलायबिलिटी इश्यूज हैं इस डाटा में। इसलिए मैंने थोड़ा सा डाटा ऐसे लिया था कि जिसमें आपको पता चले कि प्रॉब्लम्स हैं, फिर उसको सोल्व कैसे करना है। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको सोल्यूशन तो एक हमारे पास ये है कि 17 आइटम में से उसने सिर्फ 3 आइटम सेलेक्ट किए हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसे हो सकता है कि वो 17 में से 10 ले ले या 15 तक ले ले। तो यहाँ पे हमारे पास ये 3 क्वेश्चंस हैं। हमने इन 3 क्वेश्चंस को लेके फर्दर एनालिसिस करना है, बाकी क्वेश्चंस फिर हमारे लिए इतना मैटर नहीं कर रहे होते। एक इसके अंदर ऑप्शन ये है कि कैसे हमने इसको सेलेक्ट करना है। ये 3 क्वेश्चन आपने लिए, गो टू ट्रांसफॉर्म, कंप्यूट वेरिएबल में चले जाएं। कंप्यूट वेरिएबल में जब गए, अब ये जो हमारे पास था क्वेश्चन था, ये फर्स्ट वाला था ABC, जो मेन आपके पास वेरिएबल था। अब ABC के अंदर अगर हम यहाँ पे जाएं तो हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे आएगा, बल्कि इसको छोड़ें, ये क्वेश्चन हमारे पास है, मैनेज योर वर्कलोड, दिस वन। इस क्वेश्चन को आपने अप्लाई किया और इसके साथ आप इसकी जो एवरेज स्कोर है 0.55, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास प्लस का। सेकंड क्वेश्चन मेरे पास है गिव प्रेजेंटेशन, और उसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मेरे पास जो इसी स्कोर की वैल्यू है 0.746। फिर मैं इसमें प्लस साइन कर रहा हूँ, प्लस साइन करूँगा, और मेरे पास जो थर्ड क्वेश्चन है अटेंड मोस्ट टॉट सेशन, इसके साथ जो इसकी मेरे पास कोरिलेटेड वैल्यू फैक्टर एनालिसिस के थ्रू जो आई है 37 मेरे पास है। ये मेरे पास डेटा है जो नॉर्मली हम इसकी वैल्यूज़ के साथ इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब
ABC हमने क्या किया है कि अभी मैं इसको ज़रा फंक्शन को देख लेता हूँ ये रन कैसे होगा। स्कोर जो भी क्वेश्चनेयर है उसको उसके स्कोर के साथ हमने सिंपल क्या किया है, मल्टीप्लाई करवा के इसको सम अप कर लिया है, कंप्लीट सम अप। अब हम क्या करेंगे, इसकी हमने एवरेज लेनी है। आप देख रहे हैं वेटेड एवरेज का हमारे पास एक फंक्शन भी होता है। इसको हम जो है वो सिंपल अगर डिवाइड कर देते हैं 3 पे, तो इसकी कैलकुलेशन में मैं देखता हूँ कि ये फंक्शन रन होगा। ठीक है, अब ये फंक्शन रन हुआ। वेरिएबल व्यू के अंदर जब एंड पे हम जाते हैं, हमारे पास एक न्यू वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट होगी। अब बाकी वेरिएबल्स को छोड़ दें, ये आपके पास एक वेरिएबल क्रिएट हो गया है। इस वेरिएबल की जो है वो जो रिलायबिलिटी इश्यूज हैं, ये जो वैलिडिटी इश्यूज हैं, वो काफ़ी हद तक एड्रेस हो चुके होंगे, क्योंकि मैंने वो सारी के सारे क्वेश्चंस रिड्यूस कर दिए हैं, डिस्कार्ड कर दिए हैं, जिनकी इंफॉर्मेशन मेरे पास एक्यूरेट नहीं आ रही। सेम केस आपके पास जो बाकी वेरिएबल्स हैं, लाइक हियर वी हैव BS1, BS2, BS3 और अप टू BS, यहाँ पे मेरे पास BS24 तक। ये जो BS24 तक क्वेश्चन है, इस पे भी हम सेम एनालिसिस करेंगे। सेम एनालिसिस रिपीट करने के बाद मेरे पास इसका भी एक फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा, और फिर मेरे पास QOL का भी फंक्शन आ जाएगा। तो रिलायबिलिटी टेस्ट और वैलिडिटी वगैरह करने के बाद मेरे पास यहाँ पे जो 3 फंक्शन आएंगे, उसको फिर मैं फर्दर जो है वो एनालाइज करूँगा, जिसमें वन सैम्पल टी टेस्ट है या जो भी स्टडी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है। तो आज की जो डिस्कशन है, इसमें जो 3 पॉइंट्स आप लोगों ने ज़हन में रखने हैं, द वन इज़ डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, सेकेंड पॉइंट इज़ रिलायबिलिटी टेस्ट यूजिंग क्रोनबेक अल्फा, एंड थर्ड एनालिसिस जो हमने किया था वो था डाटा रिडक्शन, एंड दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फैक्टर एनालिसिस। ये फैक्टर एनालिसिस या डायमेंशन रिडक्शन में जाके फैक्टर एनालिसिस आएगा, ये जो ऑप्शन मैंने आपको बताई थी। तो फैक्टर एनालिसिस इम्पोर्टेंट होता है टू स्टडी द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी रिजल्ट्स, कि जिसमें इररेलीवेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कार्ड कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, जो रेलिवेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको सेलेक्ट करके उनकी कोरिलेटेड वैल्यूज जो फैक्टर एनालिसिस से हमारे पास आई हैं, मैं आपको अभी शो भी करवा देता हूँ। इस फैक्टर एनालिसिस से जो हमारे पास कोरिलेटेड वैल्यू आई है, उनको आप कंप्यूट करके ट्रांसफॉर्म में जाके कंप्यूट करके आप वेरिएबल जनरेट कर सकते हैं सेपरेट, जो आपको फर्दर बेहतर एनालिसिस देगा और रिलायबिलिटी और वैलिडिटी इश्यूज को सॉर्ट आउट कर देगा। क्योंकि जो अनवांटेड क्वेश्चंस हैं जिसकी वजह से आपकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के इश्यूज आ रहे हैं, वो ये क्वेश्चन जो है ये एनालिसिस आपके सॉर्ट आउट कर देते हैं। तो 3 अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्टिव, सिंपल डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, रिलायबिलिटी एंड फैक्टर एनालिसिस। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो, एनीवन? मैं ज़्यादा इसलिए नहीं करवाना चाह रहा हूँ कि आप इसकी प्रैक्टिस करें, तो फिर नेक्स्ट जो है वो मैं आपको एनालिसिस करवाऊँ नेक्स्ट क्लास। जी, एनी क्वेश्चन है? यहाँ तक तो समझ लग